नमस्ते फ्रेंड्स। अभी हम लोग चैप्टर देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट्स सीसीपी का। इसमें हम लोगों ने एक्सपर्टी डिग्री तक देखा था। अब एप्लीकेशन फॉर फाइनल डिग्री, आपको डिग्री मिल गई तो उसका एप्लीकेशन फाइनल डिग्री के लिए क्या है। तो व्हेन एवर प्रिलिमिनरी डिग्री इज ऑब्टेन्ड, इंश्योर टाइमली फाइलिंग ऑफ फाइनल डिग्री एप्लीकेशन। प्रिलिमिनरी डिग्री आपको मिल गया तो आपको फाइनल डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर उस समय क्या होगा, अपील भी हो सकता है। वेयर एवर डिग्री पास बाय द कोर्ट इज नॉट टू आवर सेटिस्फैक्शन। मान लीजिए कि डिग्री हमारे फेवर में नहीं आई और हमारे सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं है और डिफेंडेबल कॉज है फॉर अपील के लिए, तो अल्टरनेटिव्स हमको तैयार करना पड़ेगा। आर टू बी इवेल्युएटेड इन कंसल्टेशन विद द लीगल डिपार्टमेंट। अपील आर टू बी प्रिफर्ड एट द रिस्पेक्टिव कोर्ट विद इन द लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 3 महीने, इसके भीतर आपको फाइलिंग करना पड़ेगा। फाइलिंग ऑफ एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग्स। एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग या एक्सक्यूशन पिटीशन जिसको बोलते हैं, हैज टू बी फाइल्ड फॉर एक्सक्यूशन ऑफ डिग्री मिल गई, बट उसको एक्सक्यूट कौन करेगा? जो डिस्ट्रिक्ट में पुलिस होती है वो करती है, ठीक है। या अगर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है तो डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। तो लिमिटेशन पीरियड 12 ईयर्स फ्रॉम कंप्यूटर फ्रॉम डेट ऑफ मनी डिग्री एंड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल डिग्री इन केस ऑफ मॉर्गेज या टाइटल सूट्स, ठीक है। विगरस फॉलो अप विद द एडवोकेट इज मस्ट फॉर क्विक इनिशिएशन ऑफ सेल प्रोसीडिंग्स। मोड्स फॉर एक्सक्यूशन ऑफ डिग्री क्या होगा? अपॉन फाइलिंग एप्लीकेशन बाय डिग्री होल्डर, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है एक्सक्यूशन के लिए। बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, बाय अटैचमेंट एंड सेल, और बाय सेल बाय विदाउट अटैचमेंट, दोनों हो सकता है। सेल जब अटैचमेंट कर लिया तो, या विदाउट अटैचमेंट भी सेल कर सकता है। बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर्स एंड बाय अपॉइंटिंग ए रिसीवर्स। जजमेंट डेटर्स जो है अगर पेमेंट नहीं करता उसको अरेस्ट कर सकता है बाय अपॉइंटिंग ए रिसीवर। प्रोसीजर फॉर सेल प्रॉपर्टी इन एक्सक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है। सेल प्रॉपर्टी का क्या होगा? एक्सक्यूटिंग कोर्ट विल ऑर्डर द अटैचमेंट मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड बाय ऑक्शन एंड कॉज ए प्रोक्लामेशन ऑफ द इंटेंडेड सेल, ठीक है। तो सेल प्रोक्लामेशन मस्ट बी पब्लिश इन द मैनर डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। भेज टॉम टॉम प्रोक्लामेशन जो होता है, जो कोर्ट ऑर्डर करती है ना, प्रोक्लामेशन मतलब जो है कोर्ट का ऑर्डर जो है या घोषणा जो भी होता है, तो उसको इस ढंग से उसको जो है प्रिंट करना है जो कोर्ट बताया, ठीक है। तो उसको टॉम टॉम बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉम्पलेट हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, etc. सेल शैल बी स्टॉप्ड इफ द डेट एंड कॉस्ट आर टेंडर टू द ऑफिसर कंडक्टिंग द सेल और पेड इन द कोर्ट। अगर मान लीजिए टोटल खर्चा जो है डेट और ये जो है पेड अगर हो गया, अपोजिट पार्टी ने कर दिया, तो सेल आपकी रुक जाएगी। डिग्री होल्डर कैन ऑल्सो बिड द सेल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। चाहे तो जो डिग्री होल्डर है वो उस प्रॉपर्टी के सेल में भाग ले सकता है। ये सेल में भी सेट असाइड एफ। सेल कब सेट असाइड हो जाएगा? जजमेंट डेटर डिपोजिट द परचेज प्राइस एंड अदर कॉस्ट। मान लीजिए जजमेंट डेटर जो है, मतलब जो लोनी है, लोनी जिसको बोलते हैं, अगर उसने पूरा पैसा जमा कर दिया, परचेज प्राइस एंड अदर कॉस्ट। देयर हैज बीन इररेगुलरिटी फ्रॉड इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग सेल। अगर सेल के पब्लिशिंग और कंडक्टिंग में जो है कोई इररेगुलरिटी पाई गई है, जजमेंट डेट हैज नो सेलेबल इंटरेस्ट, ठीक है। रिकवरी ऑफ बैलेंस अमाउंट, मान लीजिए आपने 100 रुपये का था, 100 रुपये के बजाय से 50 रुपये का अपने प्रॉपर्टी से निकाल लिया, बाकी जो 50 रुपये बच गए, इसके लिए क्या हो सकता है? एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग या एक्सक्यूशन पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। और किसके लिए? अटैचमेंट ऑफ अदर रिमूवेबल प्रॉपर्टी। फाइल ईपी फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल्स, फाइल ईपी फॉर अटैचमेंट ऑफ सैलरी, फाइल ईपी फॉर अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर्स। ये 4 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सिमिलर एक्शन नीड्स टू बी इनिशिएटेड इवन अंडर मनी समरी डिक्रीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल प्रोसीड्स shall be applied in डिफरिंग डिफराइंग द सेल एक्सपेंसेज। सेल प्रोसीड्स जो है किस पे अप्लाई किया जाएगा? ठीक है, सेल एक्सपेंसेज में कोई धोखा दे रहा है, ठीक है। इन डिस्चार्ज अमाउंट अंडर डिग्री, अदर इनकम्बरेंसेज अगर कोई है तो, ठीक। तो ये चीजें हो गई आपको अपील, एक्सक्यूशन, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विज कंपनीज के केस में लिक्विडेशन इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी में इंडिविजुअल जो होते हैं उनके अगेंस्ट में क्या किया जाए। सेक्शन 325 of ICA Indian Company Act 2013 provide that in winding of the insolvent company, same rule as prevailing under the law of insolvency with regard to person adjudged insolvent to probates. Value of annuities, future contingent liability and claim rights as a secure creditor are applicable. ठीक है, नॉर्मली बैंक एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर स्टैंड आउटसाइड द वाइंडिंग अप और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। बैंक जो है इस प्रोसेस से बाहर ही रहता है एंड रिलाई ऑन द सिक्योरिटी एंड प्रोसीड टू रियलाइज द सिक्योरिटी एंड रिकवर डेट इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, सूट इंस्टीट्यूटेड प्रायर टू वाइंडिंग अप, अगर कोई सूट जो है आपने वाइंडिंग अप से पहले फाइल कर दिया है, इंस्टीट्यूट कर दिया है, द लीव ऑफ कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द सूट फाइल्ड प्रायर टू द कंपनी बीइंग ऑर्डर्ड टू वाइंड अप। तो कोर्ट का जो है आपको रिक्वायर्ड होगा टू कंटिन्यू ए सूट फाइल्ड प्रायर टू कंपनी वाइंडिंग अप। सिमिलरली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप नो अटैचमेंट कैन बी लेविड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अगर उसका वाइंडिंग अप शुरू हो चुका है तो कोई भी अटैचमेंट जो है कंपनी के अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता, नॉर एनी सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स इन द कंपनी कैन बी मेड विदाउट लीव ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के परमिशन के, अनुमति बोलते हैं। एसएलपी पिटीशन या उसके बिना मतलब दायर कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रिसीवर का अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के थ्रू फाइल करना। वेदर द कंपनी इन लिक्विडेशन or not, when the bank either itself appoint a receiver or has a receiver appointed by the court, particular of such appointment should be filed by the bank with the registrar of company within 30 days। 30 दिन के अंदर कंपनी के अगेंस्ट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रिपोर्ट फाइल करनी है। ठीक है, लिमिटेशन फॉर suit does not cease on winding up, सिमिलरली सूट अगेंस्ट द गारंटर शुड बी फाइल्ड विद इन लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन पीरियड के अंदर में ही आपको गारंटर के अगेंस्ट भी सूट फाइल करना है। ऑपरेशन इन द अकाउंट, ऑपरेशन इन द अकाउंट क्या होगा, आइडल कोर्स इज टू stop operation in the account after receiving notice of winding up petition and insistent upon the company making an application the court for order permitting certain payments। ठीक है, तो जैसे आपको क्या है कि अगर रिसीविंग नोटिस वाइंडिंग अप का रिसीव हो गया तो क्या होगा, आइडियल कोर्स इज टू स्टॉप ऑपरेशन इन द अकाउंट, ऑपरेशन अकाउंट में ऑपरेशन बंद कर देना है। ठीक है, एंड इंसिस्ट अपॉन द कंपनी मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर ऑर्डर परमिटिंग सर्टेन पेमेंट्स। लोक अदालत क्या है, लोक अदालत के केस में देखिए, एज पर द सजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई, बैंक वर एडवाइज्ड टू यूज फोरम ऑफ लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड बाय सिविल कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स। बैंक आर इनकरेज्ड टू यूज द फोरम ऑफ लोक अदालत फॉर रिकवरी ऑफ पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स और हाउसिंग ETC। ठीक है, बैंक जो है, बैंक नॉर्मली हम लोग सारे चीज़ों के लिए लोक अदालत का यूज करते हैं। लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी और हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी और तालुक लीगल सर्विस कमेटी एट सच इंटरवल एंड प्लेसेज for exercising jurisdiction and for such area may be decided upon. They are intended to bring about a compromise or settlement in respect of dispute or potential dispute। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी एक साथ आती है। अब हमेशा हम लोग जाते हैं, इधर बैंक हो सकता है, इधर बॉर्वर हो सकता है। ठीक है, अब नॉर्मल केसेस में भी लोग जाते हैं वहां पे कंप्रोमाइज के लिए। लोक अदालत डिराइव जुरिडिक्शन बाय कंसेंट ऑफ पार्टी। देखिए, लोक अदालत का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, कंसेंट, पार्टी के कंसेंट के ऊपर होता है, और एन एप्लीकेशन मेड टू द कोर्ट बाय वन ऑफ द पार्टी टू द डिस्प्यूट और द कोर्ट इज सेटिस्फाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी कुड बी सेटल्ड बाय लोक अदालत। लोक अदालत में सेटल हो सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द पिटिशनर पोटेंशियल डिस्प्यूट,
Any party may request authority of committee organizing लोक अदालत to refer the dispute to determination. ठीक है, तो लोक अदालत को determination of लोक अदालत. लोक अदालत shall be guided by the principle of justice. लोक अदालत किस पे गाइड होती है? नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के सिद्धांत पर काम करती है. इक्विटी, फेयर प्ले and other legal principles. In case of settlement, the award shall be binding on the party to the dispute. सेटलमेंट के बाद क्या होता है? अवार्ड इशू करती है लोक अदालत. ठीक है, अवार्ड उसको बोलते हैं. वो अवार्ड क्या होता है? बाइंडिंग होता है पार्टी पे. No appeal shall be lie in any court against the award. If no settlement, the case shall be remitted back to the court which referred the matter to the lok adalat. In case of potential court cases, the lok adalat shall be advise the party to seek रेमेडी इन द कोर्ट. ठीक है, क्या होगा अगर मान लीजिए दोनों केस जो है लोक अदालत में गया बट किसी कारणवश जो है पार्टी उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ और कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो फिर वो केस क्या हो गया? वो वापस चला आता है कोर्ट में सुनवाई के लिए. मॉनेटरी सीलिंग क्या होगा? मॉनेटरी सीलिंग ऑफ अमाउंट रिगार्डिंग विच सिविल डिस्प्यूट कैन बी सेटल अंडर द मैकेनिज्म प्रेजेंटली 20 लाख. लोक अदालत में आप 20 लाख तक के केस की सुनवाई कर सकते हैं. ठीक है, 20 lakhs. Bank have to option to avail the services of Lok Adalat for settlement of dispute involving amount up to 20 lakhs. The forum has been conferred statutory basis under LS Legal Services Authority Act 1987. ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 20 लाख से ऊपर के लोन DRT में जाते हैं. ठीक है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. ठीक है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है 1993 में पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुई थी. द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इसमें था क्या था? डेप्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 एक्ट 51 ऑफ 19 फॉर एक्सपीडियस एजुकेशन ऑफ रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, इसमें बैंक का जो ड्यू था उसको इमीडिएट रिकवरी के लिए ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या है? आर एपेक्स बॉडी टू सेटल द रिकवरी इश्यूज इन द केस ऑफ लोन एक्सटेंडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आर कंस्टिट्यूटेड फॉर हेल्पिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकवर देयर बैड डेट क्विकली एंड एफिशिएंटली. इसमें तेजी से निकलता है. ठीक है, किसी भी कोर्ट को याद रखिएगा फाइनेंशियल हियरिंग सरफेसी एक्ट के अंदर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है. ठीक है, DRT are governed by the provision of recovery debt due to Bank and Financial Act 1993, also popularly called as RDB Act. RDB Act इसी को बोलते हैं. ठीक है, have been framed and notified under recovery of debt due to Bank and Financial Institution Act 1993. After the enactment of Security and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act Trust Act SARFAESI, borrower could become first applicant before the DRT tribunal. ठीक है, borrower क्या है? फर्स्ट एप्लीकेंट हो सकता है DRT के आगे. अर्लियर ओनली लेंडर कुड एप्लीकेंट. ठीक है, बट सरफेसी आया तो borrower भी पहले जा सकता है. इसी का फायदा अभी कई सारे borrower उठाते हैं DRT का लेकर. The provision of recovery of debt due to bank and financial institution Act 1993 shall not apply where the amount of debt due to bank or financial institution or to a consortium bank और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज लेस देन 10 लाख रुपीज. 10 लाख से कम है. द सेटिंग ऑफ द DRT इज डिपेंडेंट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ केसेस. केस के ऊपर डिपेंड है. हर स्टेट में स्टेट कैपिटल में DRT जो है मोस्टली. ठीक है, कहीं कहीं बेंच हो सकती है. हायर द नंबर ऑफ केसेस विद इन द टेरिटोरियल एरिया मोर डेट रिकवरी टर्मिनल वुड बी सेट. DRT are located across the country. Some cities have more than one debt recovery terminal. Thereon, New Delhi, Mumbai have 3 benches in the DRT. Chennai, Kolkata have 2 benches DRT. 1 debt recovery terminal each constituted at Ahmedabad, Allahabad, Aurangabad, Bangalore, Chandigarh, Coimbatore, Cuttack, पुणे. ये सब स्टेट कैपिटल में है.
देखिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का कौन प्रिसाइड करता है? बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जनरली जज रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज जनरली जज ऑफ rank of district and session judge. A presiding officer of debt recovery tribunal is assisted by number of officers of other ranks, but none of them need, sorry, यहाँ हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट DRRT में होगा, DRAT में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रैंक के ऑफिसर होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं या, ठीक है। ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज असिस्टेड बाय नंबर ऑफ ऑफिसर अदर रैंक, बट नन ऑफ देम नीड नेसेसरीली हैव ए जुडिशियल बैकग्राउंड। देखिए यहाँ बैंक से भी लोग डेपुटेशन पे जाते हैं DRT में फॉर 5 years, ठीक है। Therefore, the presiding officer of DRT is the sole judicial authority to hear the pass any judicial order. तो DRT जो है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सोल जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं किसी भी ऑर्डर को सुनने के लिए, किसी भी केस को सुनने के लिए और उसका जुडिशियल ऑर्डर पास करने के लिए। ईच डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हैज 2 रिकवरी ऑफिसर, 2 RO होता है। द वर्क अगेंस्ट द रिकवरी ऑफिसर इज एलोकेटेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, though the recovery officer need not to be judicial officer, but the order passed by the recovery officer are judicial in nature and are applicable before the presiding officer of the tribunal, ठीक है। sorry, DRT are fully empowered to pass comprehensive order like civil court, सिविल कोर्ट की तरह ऑर्डर पास कर सकता है। द ट्राइब्यूनल कैन हियर क्रॉस सूट्स, काउंटर क्लेम्स एंड अलाउ सेटअप अलाउ कर सकता है। हाउएवर दे कैन नॉट हियर क्लेम्स ऑफ डैमेज और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ लेंडर। इस पे ये सुनवाई नहीं कर सकता, ठीक है। ये सुनवाई कर सकता है क्रॉस सूट पे, काउंटर क्लेम्स पे, सेटअप्स पे, बट ये हियर नहीं कर सकता है क्या? क्लेम्स ऑफ डैमेज, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। DRT कैन अपॉइंट रिसीवर्स, कमिश्नर, एक्स पार्टी ऑर्डर्स। देखिए DRT क्या है? रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है, एड इंटरिम ऑर्डर दे सकता है, इंटरिम ऑर्डर दे सकता है, अपार्ट फ्रॉम द पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन एंड हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द रिकवरी ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस बाय डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज समवॉट यूनिक, ऑल द एविडेंस आर टेकन बाय वे ऑफ एफिडेविट। सारा जितना भी आपको एविडेंस लिया जाता है वो सब एफिडेविट के थ्रू। क्रॉस एग्जामिनेशन इज अलाउड ओनली ऑन रिक्वेस्ट बाय द डिफेंस, डिफेंस अगर चाहता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ किया जाएगा। एंड दैट टू इफ द ट्रिब्यूनल फील्स दैट सच ए क्रॉस एग्जामिनेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। फ्रीवोलस क्रॉस एग्जामिनेशन में भी डिनाइड। फ्रीक्वेंट जो है, एक बात ध्यान में रखिए, वहाँ एक बार आपको मौका मिलेगा, हार्डली 2 बार, बार बार वहाँ पर नहीं होता। सीधा बैंक ने जो अप्लाई किया, बैंक उसको मेरिट बेसिस पर देखता है, DRT उसको किसमें मेरिट है उसके बेसिस पे ऑर्डर पास करता है। एक जो अगेंस्ट जो है डिफेंडिंग पार्टी है, डिफेंडिंग है, उसके रिक्वेस्ट पर एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन या वो भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। 1 बार से 2 बार उसको क्रॉस एग्जामिनेशन DRT अलाउ करती है, अदरवाइज वो अपना ऑर्डर सुरक्षित रखती है या ऑर्डर पास करती है। देयर आर नंबर ऑफ यूनिक फीचर्स इन द प्रोसीडिंग बिफोर द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऑल एम्ड एट एक्सपीडिशंस ऑफ द प्रोसीडिंग। इन्फोर्समेंट कैसे होगा? When a bank FI has to recover any debt from the person entity, it may make an application to DRT within the local limit of whose jurisdiction, ठीक है। In case another bank FI has to recover dues from same borrower, they can join the applicant already filed by the first bank FI। मान लीजिए कोई उसमें क्या है कि कोई बैंक या FI जो है अगर कोई डेट को रिकवर करना है किसी पर्सन से तो क्या करेगा? DRT को एप्लीकेशन फाइल करेगा ग्रेटर देन अगर 20 लाख का उसके पास लिमिट है, ठीक है। इन केस अनदर बैंक कोई है उसको भी रिकवर करना है ड्यूज फ्रॉम सेम borrower, तो दे कैन ज्वाइन द एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल्ड बाय द फर्स्ट बैंक। DRT will issue summon to the defendant requiring him to show cause within 30 days of the service of summon as to why the relief prayed for should not be granted, ठीक है। The defendant has to present a written statement on before the first hearing or within such time as the tribunal may, ठीक है। तो डिफेंडेंट जो है उसको क्या होना होगा? प्रेजेंट होना पड़ेगा, अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। कहाँ पे? फर्स्ट हियरिंग के समय, या अगर फर्स्ट हियरिंग में नहीं अपीयर होता है तो सेकंड हियरिंग के समय। द DRT में पास इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट द डिफेंडेंट टू डिबार हिम फ्रॉम ट्रांसफरिंग, alienating, otherwise dealing with or disposing any property or assets belonging to him
without the permission of the tribunal in case no counterclaim suit filed by the defendant। ठीक है, अगर डिफेंडेंट कोई काउंटर क्लेम या सूट फाइल नहीं करता है, ठीक है, एक होता है ओए, डीआरटी में जब जाएंगे तो ओरिजिनल एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, एक होता है ए एसए, ठीक है, ये फाइल करता है एसए बाय द बोरोवर, ओए बाय द बैंक, ठीक है, सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन बोलते हैं जिसको डिफेंडेंट या बोरोवर फाइल करता है। तो आप जब भी देखते होंगे डीआरटी का तो वहाँ ओए नंबर लिख के आता है, ठीक है, ऑफ मान लीजिए 000023 है, 2024 ऐसे करके आएगा। सच एन ऑर्डर मे बी बाय वे ऑफ इंजंक्शन और स्टे ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। द डीआरटी में on giving opportunity to both the sides being heard pass interim or final order for payment of amount including interest, वो पास करता है, दोनों को सुनने के बाद सुटेबल ऑर्डर पास करता है फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। द डीआरटी इज फुल्ली एम्पावर्ड टू पास कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर लाइक सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट की तरह वो ऑर्डर पास करने के लिए फुल्ली एम्पावर्ड है। द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कैन अपॉइंट रिसीवर्स, कमिश्नर्स, एक्स पार्टी ऑर्डर्स, एड interim orders apart from the power to review its own decision and hear appeal against order passed by the recovery officer or tribunal। आरओ कोई ऑफिसर, अगर आरओ जो है रिकवरी ऑफिसर डीआरटी का किस कोई ऑर्डर पास किया है तो उसको उसके अगेंस्ट भी जो है अपील की जा सकती है, उसका हियरिंग किया जा सकता है। देखिए, when a bank NFI has to recover any debt from the person entity, it may make an application to DRT within the local limit of jurisdiction। ठीक है, ये हो गया, ये तो वही चीज रिपीट हो गया है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है डीआरटी के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, एग्रीव्ड है, तो मे प्रीफर टू अपील डीआरएटी डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल हैविंग जुरिसडिक्शन इन द मैटर। हाउएवर इफ ऑर्डर वाज मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद इन द कंसेंट ऑफ पार्टी, नो अपील शैल लाई। मान लीजिए कि अगर आप जैसे लोक अदालत में था कि दोनों आदमी आपस में मिलके आप लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है अब हमारे पास कोई मैटर नहीं है, तो अवार्ड आज इशू हो गया, उस अवार्ड के अगेंस्ट में कोई भी आपको अपील या दोबारा उस केस फाइल नहीं की जा सकेगी। उसी तरह से है, अगर कॉन्सेंट पार्टी का है तो आप डीआरएटी में अप्लाई नहीं कर सकते। द अपील इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विच कॉपी ऑफ ऑर्डर इज रिसीव्ड। 45 डेज के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द अपील अंडर द एक्ट 50% ऑफ अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा, याद रखिएगा। डीआरएटी में जब आप कोई केस फाइल करते हैं तो 50% आपको आउटस्टैंडिंग का या जो क्लेम है उसका 50% जमा करना पड़ेगा। सोन एज ड्यू टू ऑर्डर पास बाय द ट्राइब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय द अपीलेंट। Without such payment, no appeal can be filed. However, the tribunal has the right to reduce or waive such payment for the reason to be recorded in writing. The appeal filed before the DRT shall be dealt with the expeditiously as possible, and it should be attempted that the appeal is disposed of finally within 6 months from date of receipt। 6 महीने के अंदर DRT की कोशिश रहती है कि इस अपील का निपटारा हो जाए। देयर इज नो प्रोविजन इन एक्ट फॉर फर्दर अपील अगेंस्ट ऑर्डर पार्ट बाय द डीआरटी इसका मतलब ये टॉप हो गया, इसके अगेंस्ट अपील के अगेंस्ट में कोई भी नहीं एक्सेप्ट रिट जुरिडिक्शन, अगर कोई हाई कोर्ट में फाइल करना है, एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज स्पेशल एसएलपी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट वैलिड। ठीक है, द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज फॉर द डीआरटी केसेस व्हिच मींस बैंक हैज टू फाइल रिकवरी एप्लीकेशन विद इन 3 years ऑफ द केस कॉज ऑफ एक्शन। तो लिमिटेशन एक्ट जो कहता है अप्लाइज फॉर द डीआरटी केसेस which means bank has to file a recovery application within 3 years of the cause of action। cause of action मतलब जिस दिन से लोन लिया या जिस दिन से एनपीए हुआ है, ठीक है, जिस दिन से एनपीए हुआ है। At present there are 39 DRTs and 5 DRAT functioning across the country। नेक्स्ट है हमारा सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये 2002 में आया था, ठीक है। इसमें क्या था कि विथ एम टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म टू द बैंकिंग सेक्टर फॉर मैनेजिंग इट्स माउंटिंग एनपीए स्टॉक्स एंड कीप पेस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द सिक्योरिटाइजेशन
and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act was put in place to allow banks NFI to take possession of the security और sell off। ठीक है, इसके आने के बाद से बैंक को बहुत ही बेनिफिट हुआ है अंडर सेक्शन 13(2), 13(3), 13(4), ये सिंपल सा है। As stated in the act, it has enabled bank to NFI realize long term assets, जो भी long term assets है, manage problem of liquidity, asset liability mismatch and improve recovery by taking possession of security, sell them and reduce non-performing assets by adopting measure of recovery और reconstruction। Prior to act, इसके पहले जो था, the legal framework relating to commercial transaction lagged behind the rapidly changing commercial practice and financial sector reforms, which led to slow recovery of defaulting loans, mounting level of NPA and bank and finance institution। सरफेसी आने के बाद से बहुत ही बेनिफिट हुआ है, आप देखे होंगे। ठीक है, इससे पहले जो था कोर्ट के केसेस के थ्रू आपको रिकवरी सूट में जाना होता था और वो बड़ा ही लंबी प्रक्रिया थी। अभी क्या है, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी है, फटाक से एकदम सरफेसी लगाइए, 90 दिन के अंदर कहानी खत्म। नोटिस आप देंगे, पहला 13(2) आपको 60 दिन का, उसके बाद आपको जैसे है 7 दिन के बाद आपको 13(4), 7 डे के बाद पब्लिकेशन, 1 महीने के बाद आप फिर जो आप उसके बाद आपके यहाँ जो भी रिस्पेक्टिव है, आप जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है, या वहाँ पे जो होता है मेट्रो में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट MM होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वहाँ आप सूट फाइल करेंगे, वो आपको परमिशन देगा। आप पुलिस को लाइजन अप करिए, पुलिस लेके जाते हैं और उसका घर जो है आप वैकेट कराते हैं। ठीक है, बाय द लेट 90s राइजिंग लेवल इन बैंक NPA raised concern and committee like the Simon Committee 2 and the Arjuna Committee, which were constituted for examining banking sector reform, consider a need for change in legal system to address the issue of NPA. These committees suggest a new legislation for securitization and empowering bank NFI to take possession of security and sell them without intervention of court, without allowing borrower to take shelter under the provision of SICA BFR। ठीक है, अभी क्या है, सरफेसी के अंतर्गत जो है, सरफेसी के अंदर जो है किसी भी आप कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सरफेसी के अंदर मतलब कोर्ट का राइट ही नहीं है सुनने को, सरफेसी का पावर। सरफेसी के अंदर सिर्फ आप DRT में जा सकते हैं, DRT इसको सुन सकती है। ठीक है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है। Acting upon these suggestions, the SARFAESI Act was passed in 2002 and to legalize securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interests. The Act envisaged the formation of asset reconstruction company एंड सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। इस एक्ट के थ्रू जो था ARC भी अपॉइंट हुआ, एसेट रिकवरी कंपनी एंड सिक्योरिटाइजेशन कंपनी भी अपॉइंट हुआ। प्रोविजन क्या है इस एक्ट में, टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रिकवरी फ्रॉम NPA, द SARFAESI एक्ट वाज इनैक्टेड इन 2002 फॉर रेगुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, द SARFAESI एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, मेजर चेंजेस इन द लीगल फ्रेमवर्क चेंज हुआ फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज बाय बैंक बाय गिविंग दोज द पावर टू रियलाइज सिक्योरिटी विदाउट द नीड टू अप्रोच कोर्ट। बिना कोर्ट के हम लोग जाते हैं, बिना कोर्ट की सुनवाई के। तो इसमें क्या होता है, द SARFAESI एक्ट इज अ मेजर स्टेप टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इट हैज ब्रॉट ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन ए क्रेडिट मार्केट। पहले क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, दूसरा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, तीसरा था रिकॉग्निशन ऑफ एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन सिक्योरिटी, कोई भी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी फॉर ड्यू पेमेंट, ड्यू रिपेमेंट ऑफ ए लोन एज ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स फॉर्म एंड नेचर बट व्हेन इट इज नॉट इन ए पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना, पावर टू इन्फोर्स सच सिक्योरिटी फॉर रियलाइजेशन ऑफ मनी ड्यू टू बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, सरफेसी के अंदर क्या था कि पावर था इन्फोर्समेंट का, a security for realization of money due to bank and financial institution in the event of default, enabling provision for setting up central registry for purpose of registration of transaction of securitization, reconstruction and creation of a security interest। ठीक है,
इसमें प्रोविजन था कि वो सेंट्रल रजिस्ट्री का सेटअप किया जा सके फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। The provision of SARFAESI Act relating to the enforcement of security interest applies only in the case of where security interests are created। देखिए ये सिर्फ आपको SARFAESI जो है जहां पे आपको सिक्योरिटी मॉर्गेज है वहीं पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। ड्यू for due repayment of financial assistance as well SARFAESI Act financial assets mean debt or receivable and includes। देखिए SARFAESI Act में फाइनेंशियल एसेट्स किसे कहा गया है? पहला एक क्लेम टू एनी डेट और रिसीवर और ए पार्ट देयर ऑफ वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब मान लीजिए सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ठीक है, कोई भी ऐसा डेट, एनी डेट और रिसीवल सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और चार्ज इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मॉर्गेज के थ्रू सिक्योर हुआ है या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज लगा है। ए मॉर्गेज चार्ज हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, हाइपोथिकेशन है, प्लेज है मूवेबल प्रॉपर्टी पर, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स है, इसको स्टॉक्स का भी सरसाई होता है, प्लांट एंड मशीनरी का भी सरसाई होता है, कोसेक का भी, कोलेटरल सिक्योरिटी का भी होता है, ठीक है। एनी राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी वेदर फुल और पार्ट सिक्योर डेबिटर्स और एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट in any movable or immovable property or in debt receivables whether such interest is existing in future, accruing, conditional or contingent or any financial assistance, ठीक है। तो सरफेसी एक्ट जो है इंपावर करता है बैंक को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टू इन्फोर्स सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ आइदर द सिविल कोर्ट और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसमें क्या है, सरफेसी एक बैंक को एम्पावर करता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस सिक्योरिटी का इन्फोर्समेंट कर सके डिफॉल्टिंग बोरोवर्स का विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सिविल कोर्ट और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। द पावर सो गिवन बाय दिस एक्ट हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट और अदर लॉज इन दिस रिस्पेक्ट। द पावर, हाँ एक चीज मैंने आपको बोला था, डीआरटी में आप जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सरफेसी के अंदर डीआरटी सिर्फ सजेशंस दे सकता है, ठीक है, इसको सरफेसी के ऊपर इसको कोई भी वो डिसीजन नहीं दे सकता, सजेशंस दे सकता है, चाहे ये कर सकता, सुनवाई कर सकता है, बट सरफेसी के एक्शन को, सरफेसी की अगर खामियां हैं तो वहां खोज के निकाल सकता है, ये कर सकता है, बट उसमें कोई भी ये नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। द पावर आर ऑल्सो ओवर एंड अबव ऑल द रेमेडीज अवेलेबल फॉर रिकवरी बाय फाइलिंग अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग आइदर इन सिविल कोर्ट और डेट रिकवरी। द सिक्योर्ड क्रेडिटर जो भी होगा has been given a option to decide which course of action should be adopted in respect of defaulting loans। Secured creditors को जो है एक ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहे तो डिसाइड कर सकता है कि किस टाइप का एक्शन आपको डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट लेना है। द सरफेसी एक्ट कवर्स एनी एसेट्स मूवेबल्स और इमूवेबल्स गिवन। देखिए फ्रेंड्स, मैं लाइन बाय लाइन रीड कर रहा हूँ, बट आपको कहीं इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दे रहा हूँ। गिवन ए सिक्योरिटी whether by mortgage, hypothecation or creation of security interest, there are some exception in the act such as personal belonging। personal belongings अगर है तो उस पे exceptions है। However, only that property given as a security can be preceded under the provision of SARFAESI Act if the property of borrower is his own mortgage residential out, it is also not exempted from the SARFAESI Act। अगर उसका अपना घर भी है तो SARFAESI Act के अंदर exempted नहीं है। इन्फोर्समेंट कैसे होगा सिक्योरिटी इंटरेस्ट का? द एक्ट स्टिपुलेट 4 कंडीशन फॉर इन्फोर्सिंग द राइट ऑफ ए क्रेडिटर्स। पहला क्या होगा? डेट इज सिक्योर्ड होगा, डेट सिक्योर्ड होना चाहिए, डेट हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए बाय द बैंक होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग ड्यूज आर 1 लाख एंड अबव फॉर मोर देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल लोन अमाउंट इंटरेस्ट देयर ऑन, 20% से ज्यादा उसमें प्रिंसिपल होना चाहिए। द सिक्योरिटी टू बी इन्फोर्स इज नॉट ए एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। एज पर द सरफेसी एक्ट द बैंक इज रिक्वायर्ड टू सर्व ए नोटिस टू द बोरोवर हु इज डिफॉल्टेड द बैंक मेकिंग ए रीपेमेंट एंड हुज अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, आस्किंग हिम टू डिस्चार्ज इन फुल लायबिलिटी टू सिक्योर क्रेडिटर्स विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस। वो मैंने बोला था ना, ये सरफेसी एक्ट का 13(2) है, इसमें आपको 60 डेज का डिमांड नोटिस देते हैं, डिमांड नोटिस ही उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कहा जाता है टोटल क्लोजर बैलेंस का आप देते हैं। क्लोजर बैलेंस में आप एक चीज का ध्यान रखिए, पेनल इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेज आपको नहीं लेने, सिर्फ आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लेने हैं, ठीक है। दो द सरफेसी एक्ट
mandated giving only two particulars, detail of amount payable and detail of security in the notice. It would be in order to give the details of defaults, overdue periods and the date from which the account is classified as NPA. Facility-wise security provided for the loans and particular of security document executed by the borrower. रिसीट होगा borrower को on receipt of the notice the borrower makes representation or raise any objection, इसको बोलते हैं 13.3. ठीक है. The secured creditor has to consider representation or objection, and if it is not tenable or acceptable, it has communicated the borrower within 15 days of receipt of such representation. जिस दिन आपको रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ उस दिन से 15 दिन के अंदर आपको इसको रिप्लाई कर देना है. ठीक है. अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आप 13.4 करके उसका फिजिकल पोजीशन भी ले लिए तो भी ये नल एंड वॉइड हो जाएगा. सारा सरफेसी का जो आपने कार्रवाई की थी वो नल एंड वॉइड हो जाएगा. ठीक है. फिर आपको नए सिरे से 13.2 करना होगा. Such communication or reason mentioned therein by secured creditors or likely action or contemplated does not confer any rights upon the borrower to prefer an appeal to DRT or any civil court. ठीक है. अब कहता है if the borrower does not pay full as per the notice, such payment by the borrower gives a secured creditors the right to take recourse of recovery. अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसके पास ऑप्शन है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास कि वो रिकवरी एक्शन को इनिशिएट करे, which include taking possession of the secured assets for realization to recover his secured debts, take over the management, appointment of any person as a manager to manage the security assets. ठीक है. In case of borrower pay the entire, मान लीजिए पूरा पे कर दिया, cost, charge and expenses incurred by the creditor at any time before the date fixed for sale of transfer, the secured creditor shall not sell the transfer the assets and no further steps will be taken to sell. अगर वो पैसा जमा कर देता तो कहानी खत्म हो गई, तो फिर उसमें कोई कुछ करना ही नहीं है, तो नोन थिंग है. बट उसमें एक चीज ये ध्यान रखना है, दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. जैसे हमने 32 का नोटिस दैट इज कॉल्ड डिमांड नोटिस दिया, उसकी वैलिडिटी होती है 16 डेज की. अगर इस बीच में borrower ने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया, कोई लेटर दिया उसके अगेंस्ट में, ठीक है, तो उसका रिप्लाई आपको जरूर करना है. बिना रिप्लाई दिए हुए आप उसको 13.4 दैट इज पोजेशन नहीं दे सकते. देंगे आपकी सारी जो प्रक्रिया आपने शुरू की थी वो सारी नल एंड वॉइड हो जाएगी. When the secured creditor is required to take possession or control of the secured assets, or when the secured asset is required to be sold or transferred under provision of SARFAESI, the second creditors can take the help of CMM, Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate. ठीक है. within whose jurisdiction secured assets and document related to are situated. डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे आपको कमिश्नरी सिस्टम नहीं होगा. कमिश्नरी देखिए जैसे दिल्ली हो गई, दिल्ली कमिश्नरी है. आज के डेट में आपको नोएडा कमिश्नरी है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, ठीक है, मुंबई है. तो जहां जहां कमिश्नरी है वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीएमएम बोलते हैं या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं. दोनों में से जो भी कोर्ट ने डिसाइड किया होगा, ठीक है, जिसके कोर्ट में भी जाना है. और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सारे पावर होते हैं. For seeking such help, secured creditor has to make a request in writing to said authority within whose jurisdiction the secured assets, the document related to are situated. An important aspect of the act is that it provides the power of taking possession or causing the same are given to the judicial authority, who will take the possession and hand it over to the secured creditors. ठीक है. नेक्स्ट कहता है borrower aggrieved by एनी मेजर टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर. अगर बोरोवर मान लीजिए कि सिक्योर्ड क्रेडिटर के किसी एक्शन से या किसी मेजर्स जो लिया गया उससे अगर एग्रीव है, नाराज है, नाखुश है, फॉर टेकिंग पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी में टेक द एप्लीकेशन टू DRT हैविंग जुरिडिक्शन विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ व्हिच सच मेजर आर टेकन. 45 डेज के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं. द DRT एज फॉर द रिकवरी डेट ड्यू टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 रूल मेड अंडर देयर इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन अर्ली एज पॉसिबल बट विद इन 60 दिन के अंदर उसको डिस्पोजल करना पड़ेगा. ठीक है. एक्शन से 45 डेज के अंदर में अगर बोरोवर नाराज है तो DRT में अपना जो है रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. DRT 60 डेज के अंदर में उसको जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा. इफ द एप्लीकेशन इज नॉट डिस्पोज विद इन 4 मंथ द बोरोवर कैन प्रीफर एन एप्लीकेशन टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर सीकिंग डायरेक्शन फॉर अर्ली डिस्पोजल. ठीक है. अगर वहां 60 दिन में डिस्पोजल नहीं होता है तो DRT में आप जा सकते हैं, बट वहां एक कंडीशन है 50% ऑफ
क्लेम्ड अमाउंट या आउटस्टैंडिंग अमाउंट या क्लोजर अमाउंट जो भी बैंक ने नोटिस आपको सर्व किया है उसका 50% आपको you have to deposit the money in the DRAT. ठीक है. In case DRAT has the option या have the option to reduce or waive the such demand. ठीक है. The borrower aggrieved by order made by the DRT can prefer to appeal an appellate tribunal within 30 days. यहाँ 60 दिन था, 60 दिन में डिस्पोज करना था, वहाँ 45 डेज में था. और डीआरटी के ऑर्डर्स को जो है डीआरटी में 30 दिन के अंदर में चैलेंज किया जाएगा या 30 दिन में अपील किया जाएगा. ठीक है. अपॉन डिपोजिटिंग 50% ऑफ द क्लेम अमाउंट, द ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू रिकॉर्ड रीजन्स टू रिकॉर्डेड to reduce the upfront deposit of 25% तक वो reduce कर सकता है. No pecuniary limit is fixed by the act. The appellate jurisdiction. In case of possession by wrongful taken by the secured creditor, he is required to pay compensation to the borrower. अगर गलत सिक्योर क्रेडिटर्स मतलब बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अगर गलती से पोजीशन ले लिया है, ठीक है, एफआई जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा, उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा बोरोवर को. The Act also provide alternative method for recovery of NPA by setting up securitization company reconstruction, ठीक है, which acquire the NPA from the bank and financial institution by raising funds from the QIB qualified institutional buyers as defined by the Act by issuing security receipt as receipt representing undivided interest of the financial assets. देखिए क्या होता है, एनपीए भी बेचता है बैंक, एनपीए सेल करता है, तो यही जो सरफेसी एजेंसी है सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसी है, ये क्या करती है, उसको परचेज करती है, परचेज करके अपनी रिकवरी करती है. ठीक है. सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, द एक्ट इनेबल्स सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकवरी कंपनी टू take possession of secured assets of the borrower including right to transfer and realize the secured assets. ठीक है. SC और RC act as a debt aggregators or agent of the bank or financial institution focusing in resolution of NPA. तो SC और RC जो है buy the impaired assets खरीदता है फ्रॉम द बैंक्स. मैंने पहले बोला कि बैंक एनपीए सेल करती है ये सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को या ये रिकवरी कंपनी जो है या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसको. ठीक है. thereby cleaning the balance sheet of the bank and permitting them to focus on their normal banking business. ठीक है. अब मान लीजिए 100 रुपया का लोन है, 100 रुपया का लोन जो है रिकवर नहीं हो रहा है, बहुत दिन से पड़ा हुआ, तो वो क्या किया उसने, ये जो एससी और आरसी है उसको सेल कर दिया. 100 रुपए का जो आउटस्टैंडिंग पड़ा, चल भाई ठीक है 60 रुपए में दे दे या 50 रुपए में दे दे या 30 रुपया मुझे दे दो, और ये उसने सेल कर दिया. अब इसके बाद ये कंपनी लेके जाएगी, उसकी रिकवरी करेगी, 30 के बदले 50 करे, 60 करे, 100 करे, वो उसका है. The SC and ARC for the purpose of asset reconstruction should provide for any one or more of the following measures. ठीक है. पहला क्या है, proper management of the business of the borrower by change in or take over the management by business of the borrower. ठीक है. borrower क्या करेगा, the SC और ARC जो है asset reconstruction के लिए क्या कर सकता है, कोई ये कुछ नीचे मेजर्स दिए वो ले सकता है. पहला क्या करेगा, proper management of the business of the borrower by चेंज करेगा और टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द borrower. सेल करेगा और लीज ऑफ ए पार्ट और होल बिजनेस बाय द borrower ऑफ द borrower. Rescheduling the payment of debt payable by the borrower, enforcing security interest in accordance with the provision of this act. Settlement of dues by the borrower, settle कर देगा. Taking possession of secured assets in accordance with the provision of this act. देखिए दोनों में क्या अंतर है. The main difference between recovery of debts ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरडीडीबीआई एक्ट जो था एंड सरफासी, इसमें क्या था, देखिए आरडी जो एक्ट था, आरडीबीएफआई एक्ट जो 1993 का था, वो क्या था, इनेबल बैंक टू अप्रोच द ट्रिब्यूनल व्हेन द डेट एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, दैट इज 10 लाख. 10 लाख से ऊपर जब होता था तो बैंक जो है ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकता था. अंडर आरडीबीएफआई एक्ट जो था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल विल एडजुकेट द अमाउंट ड्यू एंड पासेज द फाइनल अवार्ड. The SARFAESI Act में क्या था, provide a procedure wherein the bank or financial institution itself will adjudicate the debt
Only after education by the bank or financial institution, the borrower is given right to prefer to appeal ट्रिब्यूनल अंडर 2000 सरफेसी एक्ट 2002। ठीक है, वो ऐसे फाइल करके अपना डीआरटी में केस फाइल कर सकता था। ठीक है, लेकिन वो सारी प्रक्रिया बैंक के पूरे होने के बाद की जा सकती थी या की जा सकती है। The bank or financial institution can invoke the provision of SARFAESI Act 2002 only in respect of secured assets and it should come under the definition of NPA and the amount due must exceed rupees 1 lakh। तभी कर सकता है कि जब अमाउंट 1 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, और डिफिनीशन एनपीए हो। ठीक है, और उसका अमाउंट जो है रिक्वायर्ड डिमांड से ज्यादा हो। एनपीए लोन अकाउंट इज मोर देन 20% ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एंड नॉट ऑल लोन्स। ठीक है, एनपीए अकाउंट में देखिएगा आपका प्रिंसिपल जो है 25% से ज्यादा होना चाहिए, प्लस इंटरेस्ट प्लस ये। ठीक है, राइट ऑफ्स क्या होता है? When all the efforts to recover the dues are exhausted and bank are convinced that the further pursuit would not yield any worthwhile result, bank may write off the dues upon appropriating the provision made thereagainst. Banks should continue with their efforts recovering to dues even after write off। राइट ऑफ क्या होता है? जब आप थक गए, एकदम हार गए, 10 साल आपने पूरी बिता ली, पूरे पैसे खर्चे कर लिए, सारी रिकवरी मेजर्स आपने ले ली, इवन मनी सूट्स, इवन सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग का केस, इवन आपको जो है मॉर्गेज सूट, इवन आपको जो है सरफेसी एक्ट, इवन आपको डीआरटीज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनीथिंग जो भी उस पर लगता है रिकवरी का, आप उसमें फेल नहीं सक्सेस हो पाए तो देर आफ्टर क्या करते हैं, हम उसको राइट ऑफ कर दे। बट राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ हमने बुक से अपने उसको साफ कर दिया, लेकिन वो क्या होता है, एक साइड में कंटिजेंट में खड़ा होकर रह जाता है। तो हमको उसमें ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया, फिर भी हम प्रयासरत रहते हैं कि भैया उसका पैसा रिकवर हमें करना है। रिजोल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट जो है रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट रिवाइज फ्रेमवर्क क्या है? देखिए एक ये आया था मार्च, क्या है ये? रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट रिवाइज गाइडलाइंस। ठीक है, रिवाइज फ्रेमवर्क क्या है? इसकी जरूरत है क्या? आप एक बार देखिएगा खुद से। चलिए इसमें एक चीज देख लेते हैं, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। फ्रेमवर्क फॉर रियलाइजिंग डिस्ट्रेस एसेट्स, कॉर्पोरेट डेट सीडीआर, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट्स, स्ट्रेटजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट लोन्स। ठीक है, देखिए आरबीआई इन व्यू ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आईबीसी आया था 2016 में, आईबीसी 2016 में आया। Having become the main tool to deal with the defaulters, has a scrapped from 2018 and above loan structuring program that bank were using to recast it with harmonized and simplified generic framework for resolution of stress asset। मोस्टली कंपनी के केस में आईबीसी इस्तेमाल होता है। कंपनी में आपका एलएलपी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, इवन पार्टनरशिप भी हो सकता है। आप एक बार देखिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, लगातार बोलते बोलते जो है गला एकदम दुखने लगता है। 48 मिनट्स हो गया है लगभग। एक चीज देखते हैं इसमें क्या है। RBI has now introduced the revised resolution of assets revised framework, replacing all the above 5 schemes। जो भी 5 स्कीम ऊपर में थे, all account introducing such account where any of the earlier scheme have been invoked but not yet implemented shall be governed by revised framework as discussed। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एसेट्स। अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है स्ट्रेस एसेट्स का। तो बिफोर ए लोन अकाउंट टर्न इनटू एनपीए, बैंक आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई incipient stress in the account by creating sub assets category special mention account, special mention account SMA 0, 1 and 2। तो बैंक को क्या है, इसको 3 सब कैटेगरी में अकाउंट्स को बांटना है जो स्ट्रेस में है। सबसे पहले SMA 0, वो 1 से 30 डेज के अंदर का क्या होगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट
और एनी अदर अमाउंट होली और पार्सली ओवर ड्यू हो जाएगा 1 से 30 दिन का। ऐसे में 0 में आएगा, ऐसे में 1 में 31 से 60, ऐसे में 2 में 61 to 90। इस दिन ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग ऑफ क्या हो गया, ऐसे उल्टा हो गया, 1 मिनट। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया है। चलिए, रिपोर्टिंग ऑफ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, क्रेडिट जिसको बोलते हैं। तो आरबीआई जो है had set up CRELIC to collect, store and disseminate credit data to the lenders। आरबीआई ने CRELIC का एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, the credit information would also include all types of exposure as defined under the RBI circular on exposure now and will thereafter inter alia include data on lender investment in the bonds debenture issued by the borrower। देखिए इसमें क्या है, सारे बैंक का मैंडेटरी है कि इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑन देयर बॉरोवर कस्टमर एज अबव नोटिफाइड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग एनबीएफसी एंड एनबीएफसी फैक्टर वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू फर्निश सच इनवॉइस। सबको देना पड़ेगा ये डाटा क्रेडिट को। इन एडिशन, बैंक विल हैव टू फर्निश डिटेल ऑफ ऑल करंट अकाउंट ऑफ देयर कस्टमर विथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस डेट और क्रेडिट ऑफ 10 million एंड अबव। ठीक है, lender in India covered under this framework must also report the external ECB borrowings जो है extended by their overseas branches to the Indian borrower। Detailed operational guidelines regarding data coverage, integrity, dissemination, reporting formats, frequency etc. and be issued by RBI। RBI को दिया गया है। तो as per existing guidelines क्या हो सकता है, all lenders are required to report credit information including classification of accounts as SMA 2 CRELIC on all borrower entity having aggregate exposure of fund based limit 5 lakh and above with 5 करोड़ से 500 लाख है ना, 5 करोड़ से ऊपर के जितने भी अकाउंट है उसके सारी डिटेल्स, इवन सारी डिटेल्स आप इस फॉर्मेट में समझिए कि सारी डिटेल्स उसे जो है क्रेलिक को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। आरबीआई हैज आल्सो tightened and reporting the default to CRELIC whenever the account becomes so called special mention account। That is when the payment is overdue for more than 30 days। The CRELIC main report has to be submitted on monthly interval rather than quarterly interval। CRELIC की main report जो है वो monthly interval पे submit की जाएगी। ठीक है, beside all the borrower in default with the exposure of 500 lakhs and above have to be reported on weekly basis। weekly basis पर आपको इसमें एक चीज है, beside all borrower default with the exposure of 500 lakhs and above have to reported on weekly basis to close the business on every Friday। every Friday को weekly basis पे report की जाएगी और the preceding working day if Friday happens to be holiday commencing from week ending 2018। फर्स्ट रिपोर्ट। जेएलएफ क्या होता है फ्रेंड्स, ज्वाइंट लेंडर फोरम। ज्वाइंट लेंडर फोरम जेएलएफ जिसे बोलते हैं, इसमें क्या है कि एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ revitalizing distressed assets as soon as the account is reported to CRELIC as SMA 2, जैसे SMA 2 में आपने रिपोर्ट किया, the lender should form a lender committee to be called JLF under the convener and formulate a joint corrective action plan CAP जिसे बोलते हैं corrective action plan for early resolution of stress of account। However, the mechanism for forming the JLF is an institutional mechanism for resolution of stress accounts stand discontinued as per the revised framework now introduced। चलिए इसको डिसकंटिन्यू हो चुका था। आरपी है, फॉर्मेशन ऑफ आरपी रेजोल्यूशन प्लान्स। ठीक है, द रेजोल्यूशन प्लान मे बी इन्वॉल्व एनी एक्शन प्लान रीऑर्गेनाइजिंग इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू रेगुलेशन ऑफ अकाउंट बाय पेमेंट ऑफ ऑल ओवरड्यूज बाय द बोरो एंटिटी, सेल ऑफ एक्सपोजर टू अदर एंटिटी इन्वेस्टर्स, चेंज इन ओनरशिप और restructuring involves granting of concession to the entity। the RP shall be clearly documented by the all the lenders even there is no change in term and conditions। ठीक है, आरपी पॉइंट होता है आईबीसी के तहत
कंपनी का जब आप रेजिस्ट्रेशन प्लान लेके आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन क्या हो सकता है रेजिस्ट्रेशन प्लान का? As per the framework of resolution plan, in respect of borrower entity to whom the lender continue to have a credit exposure is considered deemed as implemented subject to condition. इसमें entity no longer in default with any lenders. जो भी entity है वो किसी lender के अगेंस्ट में डिफॉल्टर नहीं है बहुत दिनों से, ठीक है। सेकंड है इन केस ऑफ आरपी इन्वॉल्व्स रिस्ट्रक्चरिंग, देन अगर रेजिस्ट्रेशन प्लान्स जो है उसमें रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व है तो ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग एक्सक्यूशन ऑफ नेसेसरी एग्रीमेंट between lenders and borrower, creation of security charge, perfection of security are completed in all respect by the lenders. देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, all related document including execution of necessary agreement between lenders and borrowers, creation of security charge, perfection of security are complete होना चाहिए in all respect. New capital structure if any and or change in the term and condition of the existing loan get duly reflected in the books of all the lenders and the borrowers. एडिशनली और क्या करना पड़ेगा? आरपी जो इन्वॉल्व है रिस्ट्रक्चरिंग, चेंज इन ओनरशिप, आरपी इन्वॉल्विंग रिस्ट्रक्चरिंग ओनली चेंज इन ओनरशिप इन रिस्पेक्ट ऑफ द लार्ज अकाउंट, that is account where the aggregate exposure lender is 100 crore and above, would require independent credit evaluation ICE of the residual debt by specifically authorizing credit rating agencies by RBI for the purpose of bank loan rating. ठीक है, तो आरपी जो इन्वॉल्व होगा उसमें रिस्ट्रक्चरिंग और चेंज ओनरशिप के लिए वो क्या करेगा? उसको इंडिपेंडेंट 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी के लिए क्या करेगा? इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवैल्यूएशन करवाएगा रेसिडुअल बाय स्पेशलाइज ऑथराइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। द रेसिडुअल डेट रिलेटेड टू द एग्रीगेट डेट invoiced to be held by all the lenders as per the proposed RP. While account with aggregate exposure 500 crore and above would require 2 ratings, 2 रेटिंग चाहिए, 2 रेटिंग्स याद रखिएगा, ग्रेटर देन 500 करोड़ से अकाउंट में 2 रेटिंग्स मैंडेटरी है। Those below 500 crore required 1 rating, लेस देन 500 करोड़ का अकाउंट जो है उसमें एक रेटिंग चाहिए, सिर्फ 1 रेटिंग। If the rating are obtained from more than required number of CRAs, all such ratings shall be investment grade to qualify for an upgrade. Further ICE are subject to, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कई सारी रेटिंग्स जो है आपको सारे मेंबर बैंकों से प्राप्त हो जा रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको? ऑल सच रेटिंग शैल बी इन्वेस्टमेंट ग्रेड होना चाहिए to qualify for upgrade. Further ICE are subject to the CRA shall be directly engaged by the lenders and the payment of fee for such assignment shall be made by the lenders. जो CRA होगा shall directly engaged by the lender के द्वारा engage किया जाएगा। All such rating shall be investment and payment of fees, जिसे हम लोग मान लीजिए कि ठीक है कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम में जो भी बैंक है वो क्या करता है, हम लोग उसका रेटिंग करवाते हैं तो रेटिंग के पैसे जो बैंकर है या जो लेंडर है या जो उसमें मेंबर है वो ही बियर करेगा। इफ लेंडर ऑब्टेन आईसी फ्रॉम मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीआरएस, ऑल सच आईसी ओपिनियंस शैल बी RP4 और बेटर for RP to be considered for implementation. Debt facility instrument with the symbols are considered to have moderate degree of safety regarding timely servicing of financial obligation. Such debt facility instrument carry moderate credit risk. ठीक है, तो the above requirement IC shall be applicable for all the restructuring large account implemented even if the restructuring is carried out before the reference date is to. ठीक है, ये जितना भी रिक्वायरमेंट है ऑफ IC का इंटरनल रेटिंग का, ठीक है, shall be applicable to restructuring of all the large account implemented even the restructuring is carried out before the reference is distributed. ओके फ्रेंड्स, अब लगभग 1 घंटा का तो वीडियो हो गया है और लगातार बोलते बोलते जो है
थकान सी महसूस हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जहाँ पे आ रही है मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। यही चीज़ें आपको पूछता है, आप ऊपर से शॉर्ट फॉर्म पढ़ लीजिए। आपको ऐसी एग्जाम में जब आईबीएफ के एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ एग्जाम किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इतना आसान आईआईबीएफ का एग्जाम नहीं है। फिर से मैं एक बार कहता हूँ, आईआईबीएफ की एग्जाम इतनी इजी नहीं है कि जो जब चाहे जैसे चाहे निकाल सकता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे टाइमलाइन फॉर लार्ज अकाउंट टू बी रेफर्ड अंडर आईपीसी। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।